Hey guys, are you facing a problem with biology? So don't worry about it. Here we come to solve your all problem regarding to biology, like how to read it, how to remember it, and how to understand the concept of biology. And what the tricks and tips for any biology exam, just like MCQ types of biology exam. If you wanna answer of this question, then don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for remembering the class. So let's start the class. रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है और इसमें जो ऑरिजिन होता है वो सिंगल होता है। प्रोकैरियोटिक का रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन से बहुत सिंपल प्रोसेस का होता है। इसको समझ लेने से आप यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि सिमिलर प्रोसेस ही होती है। मेन होता है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन 3 स्टेज का होता है। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है एलोंगेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन। तो आइए हम इसके डायग्राम से समझते हैं कि कैसे प्रोसेस की डन होती है। तो पहले एक डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं। ये है डीएनए स्ट्रैंड, जो कि न्यूक्लियोटाइड बेस से कनेक्ट होता है, 2 स्ट्रैंड। अब इस डीएनए में सिंगल ऑरिजिन जो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहा है उसको ढूंढने के लिए डीएनए बी एंड सी और ए एंजाइम का यूज होता है, जो कि रिकॉग्नाइजेंस एंजाइम कहा जाता है, जिनको ए बी एंड सी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। अब ये रिकॉग्नाइज करने के बाद हेलिकेज एंजाइम को अपने पास बुलाएंगे कि हेलिकेज एंजाइम का वर्क अब स्टार्ट होने वाला है, वो अब आएगा यहाँ पे काम करने के लिए। तो हेलिकेज एंजाइम अब वर्क करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे ऐड होगा। इसका काम होता है जो नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े हुए हैं उनको रिमूव करना और एक फॉग जैसा स्ट्रक्चर बनाना। फॉग जैसा स्ट्रक्चर यानी खुला हुआ स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रैंड आपस में अलग होकर ऐसे खुल जाएंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है हेलिकेज एंजाइम। इसको हम कहते हैं अनवाउंड एंजाइम। अनवाउंड होने के बाद ये आपस में ना जुड़े, इसके लिए सिंगल स्टेबलाइजिंग प्रोटीन का यूज करते हैं, जो इस फ्रॉग को स्टेबलाइज करता है अपनी जगह पे। यानी ये ऐसे खुला है तो इसी स्टेज पे ही रहे, इसके लिए हम सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन का यूज करते हैं। इस प्रोटीन के साथ एक प्रोटीन और यूज होता है, जो कि होता है टोपोआइसोमरेज। ये एक एंजाइम होता है जो इसके जब इसको हम स्टेबलाइज कर देते हैं तो इसमें टेंशन क्रिएट होती है। किसी चीज़ को हम पकड़ते हैं, रोकते हैं अपनी उसकी जगह पे रोकने के लिए, तो वो अपनी जगह से हटना चाहता है। उस प्रोसेस को कहते हैं टेंशन क्रिएट करना। तो उस टेंशन को रोकने के लिए टोपोआइसोमरेज का यूज होता है। ये जितने भी एंजाइम यूज हुए अभी तक, ये प्रोसेस थी केवल इनिशिएशन की। इनिशिएशन की यानी रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने की, केवल इसको बनाने की। अब ये तैयार है रेप्लिकेट होने के लिए। अब ये वापस अपने से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इतने एंजाइम यूज हो चुके हैं कि अब ये इसको आपस में जुड़ने नहीं देंगे। अब प्रोसेस होगी इलोंगेशन की। इलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पहला यूज होता है आरएनए प्राइमरेज। आरएनए प्राइमरेज जो होता है वो OH ग्रुप साइड में ही जाके अटैच होता है, जो 3 स्ट्रैंड की तरफ होता है, जिसको मैंने बताया था लास्ट सेक्शन में। मैंने आपको यही बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन के कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उसका लिंक मिलेगा, उसमें आप पहले वो देखिए, जिससे आपको क्लियर हो सके कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे यूज होना है। तो जो आरएनए प्राइमरेज होगा वो 3 साइड में ही अटैच होगा। मान लीजिए यहाँ पे ये अटैच हुआ।
इसका वर्क होता है न्यूक्लियोटाइड अब यहाँ पे ऐड होगा, जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा वो यहीं पे आके ऐड होना शुरू हो जाएगा। ये आरएनए प्राइमर एक स्ट्रैंड में तो अटैच हो गए, लेकिन ये दूसरे स्ट्रैंड में भी अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था ये हम बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये भी आरएनए प्राइमर है, जिसके दूसरा स्ट्रैंड होता है, यानी जो पेरेंटल स्ट्रैंड के दूसरे स्ट्रैंड होते हैं उसमें जाके अटैच हो जाता है और स्पेसिफिक साइड पे अटैच होता है, यानी कई साइड होती हैं उस पे जाके ये अटैच रहता है। अब इस आरएनए प्राइमर के साथ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आके ऐड होगा। डीएनए प्राइमरेज थर्ड का मेन गुण यही होता है कि वो स्लाइडिंग करता है और नए न्यूक्लियोटाइड को रास्ता दिखाते चलता है कि आगे बढ़ो, इसी के पीछे ऐड होना है। ठीक, इसको हम लीडर स्ट्रैंड भी कह सकते हैं क्योंकि लीड करता है। अब आरएनए प्राइमरेज में न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होंगे, ये न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होंगे वो थर्ड्स के जस्ट अपोजिट होंगे, यानी 5 स्ट्रैंड से स्टार्ट होंगे। अब जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आगे बढ़ता जाएगा, प्रोसेस में आगे बढ़ता जाएगा। अब ये यहाँ पे आ गया, तो स्ट्रैंड जो हमारा बना है नया वाला वो 5 से 3 की ओर हमेशा बनता है। ये देखिए अब यहाँ पे ये आ गया, ये बन रहा है। ठीक है, जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आगे जाएगा एक नया स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। जब एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड बन जाएगा और उसका टर्मिनेशन साइड पे पहुंच जाएगा, तो टर्मिनेशन साइड पे पहुंचते ही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड रिमूव हो जाएगा। जब एक कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाएगा और न्यू स्ट्रैंड टर्मिनेट प्रोसेस में जब पहुंचेगा तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा टर्मिनेट पोजीशन पे। अब आरएनए प्राइमेज के निकलने की बारी है, क्योंकि आरएनए प्राइमरेज ही है जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, क्योंकि अब तो डीएनए बन चुका है, अब न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, तो आरएनए प्राइमरेज को निकालना है। उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का यूज होता है। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पे आके इसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि जब आरएनए प्राइमर रिमूव होगा तो वहां पे गैप बचेगा, उस गैप को भरने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का यूज होगा। ठीक, ये फर्स्ट आके यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ पे लगते ही जो न्यू स्ट्रैंड है वो यहाँ से हट जाएगा डीएनए पॉलीमरेज के साथ। इस प्रोसेस को यहाँ पे देखते हैं। बाकी के स्ट्रक्चर ये इसमें देखिए, यही स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ बनाया है। अब ये पॉलीमरेज फर्स्ट और पॉलीमरेज थर्ड ये दोनों ही को आपस में जोड़ देंगे, 3 और 5 आके आपस में जुड़ेंगे, जिससे लाइगेज के द्वारा वो कनेक्ट हो जाएंगे, लाइगेज एंजाइम के द्वारा। 5 स्ट्रैंड 3 स्ट्रैंड एंजाइम का यूज हो रहा है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम के द्वारा इसको ऐड कर दिया जाएगा, वापस एक नए प्रोसेस की स्टार्ट हो जाएगी, वापस एक नया रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होगा। इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसका फ्रेगमेंट जो है वो लार्ज है, तो इस स्ट्रैंड को कहा जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। वहीं पे ये जो छोटे छोटे प्रोसेस के मॉलिक्यूल लगे हुए थे, आरएनए प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये भी रेप्लिकेट होंगे और कुछ इस तरह के छोटे छोटे डीएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस डीएनए फ्रेगमेंट को, इस छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट को भी आपस में लिंक कर दिया जाता है लाइगेज के द्वारा, और इस स्ट्रैंड को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और कुछ ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है उसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये छोटे छोटे सर्कल जैसे स्ट्रक्चर डीएनए के बनते हैं। जैसे कि हमें पता है प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर डीएनए ही पाया जाता है, इसलिए सर्कुलर डीएनए रेप्लिकेट हो गए।
तो जो टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है वो क्लॉकवाइज होती है। डीएनए फ्रेगमेंट रेप्लिकेट होते होते क्लॉकवाइज थ्रू घूमता रहता है और जब वो टर्मिनेशन साइट पे पहुंचता है तो उसका टर्मिनेशन हो जाता है। टर्मिनेशन प्रोसेस का मतलब है कि जितने एंजाइम मॉलिक्यूल में ऐड थे, यानी डीएनए फ्रेगमेंट पे ऐड थे और रेप्लिकेशन कर रहे थे, वो सब डीएनए फ्रेगमेंट को छोड़ देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। जब ये डीएनए फ्रेगमेंट से हटते हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट वापस अपने आप को बाइंड करना शुरू कर देता है। वापस से बाइंड होना शुरू हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ फिर ऐसा बन जाएगा। वापस से ये सर्कुलर फॉर्म में हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। टर्मिनेशन प्रोसेस इतनी छोटी सी ही होती है। 23 बेस पेयर टर्मिनेशन साइट होते हैं, जिस पे आने के बाद ही टर्मिनेशन होता है प्रोकैरियोटिक में। 3 एक साइड में होते हैं, 4 अनदर साइड में होते हैं। जो 3 होते हैं उनका नाम होता है टर्मिनेशन ई, टर्मिनेशन डी, टर्मिनेशन ए, और जो 4 होते हैं उनका नाम होता है टर्मिनेशन जी, टर्मिनेशन एफ, टर्मिनेशन बी एंड टर्मिनेशन सी। इन सब पे आने के बाद ही अगर हेलिकेज एंजाइम इस पे आके रिकॉग्नाइज कर लेता है, यानी जो डी, ए और बी, सी एंजाइम यूज हो रहे थे वो अगर इस साइड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो ये अपने आप को हटा देते हैं और इसके हटने से ही हेलिकेज एंजाइम भी हट जाता है, जिससे डीएनए अनबाउंड नहीं होता। तो सारे जितने भी एंजाइम और मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं और डीएनए फ्रेगमेंट वापस अपने फॉर्म में आ जाता है।